Assalamualaikum guys, welcome back to the Accountancy Union. Hope so you all are doing great. So today we will discuss about chapter 10 the rest part. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 10 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग चैनल पे जो भी लोग आते हैं आप एक टॉपिक अगर समझते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके मस्ट जाया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जो स्टूडेंट्स किसी कॉलेज किसी जगह से मेरा ये चैनल देख के ये F1 का कोर्स पढ़े वो अपने फेलोज को जरूर शेयर किया करें, अपने क्लास ग्रुप्स में लिंक शेयर किया करें ताकि सब्सक्राइब बाकी स्टूडेंट्स भी आए और वो भी फैसिलिटेट हों। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 10 इज बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो अकाउंटेंसी के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर एथिक्स यूज होते हैं बिजनेस के अंदर। अप्रोचेस टू एथिक्स स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस टू एथिक्स में क्या क्या होगा। एथिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। एथिक इज बेसिकली द थिंग विच टेल्स यू व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। रॉन्ग और राइट का कॉन्सेप्ट ये हमें बताते हैं। रॉन्ग एंड राइट, क्या चीज आपको अलाउ है, क्या चीज आपको नॉट अलाउड है। बट हमने ये भी बात की थी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके हिसाब से राइट हो वो दूसरे के हिसाब से भी राइट हो। उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं, माइंड सेट होता है, वो हम पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था कि एथिकल डायलेमा भी होता है। एथिकल डायलेमा जहाँ पे आपकी कंफ्यूजन सिचुएशन, यानी कि दो चीजों में आप कंफ्यूज होते हैं कि आप राइट करें या रॉन्ग करें, क्या चीज आपको करनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो अप्रोचेज हैं, और इससे आपको एमसीक्यू भी कोई आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस टू एथिक्स। डिफरेंट तरह की अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच है कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। कॉन्सिक्वेंशियल वर्सेस प्लूरलिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंस मतलब कि जो आपने गलत किया या सही किया उसके पीछे कॉन्सिक्वेंस क्या था। या फिर प्लूरलिस्ट अप्रोच क्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम अगर आप एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बिलीव्स या नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये बात गलत है और गलत है, और चाहे उनको कोई भी आप रेफरेंस दे दें वो कहते हैं कि हमने ये बात गलत, हमारी नजर में ये गलत है तो हम इसको गलत ही कंसिडर करेंगे, किसी सूरत हम ठीक इसको नहीं करेंगे। बट कुछ होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस देख के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर आप खाना चोरी करके अपनी फैमिली को दे रहे हो और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी फैमिली मार जाएगी, तो फिर कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच आती है। Consequential ethics comes from the technological branch of ethical theory, focusing on the goal of the ethical action। यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच जो है, ये एथिक्स जो है ये टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्निकल ब्रांच ऑफ एथिक्स थ्योरी में से आते हैं। टेक्निकल ब्रांच जिसके पीछे आप लॉजिक देखते हो, जिसके पीछे आप देखते हो कि क्या लॉजिक है जो कहाँ पे आप उसको डिपेंड कर सकते हो या नहीं। This approach states that a decision is right or wrong depending on the consequences। Consequences क्या है? Effects, यानी कि उसका असर क्या होगा, उसकी रीजन, उसकी वजह क्या होगी। आउटकम जो कि आपका एंड रिजल्ट होगा उसका क्या हो, उसका बेनिफिट क्या होगा या उसका लॉस क्या होगा, उसको देख के आप डिसीजन करते हो। जैसे अगर चोरी करके खाना देने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो आपके माइंड में आउटकम क्या है कि आपने लाइफ को सेव किया है। जैसे आप लोग देखें, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मर्डर मर्डर करना हर कंट्री या हर वर्ल्ड वाइड हर लॉ के अंदर रॉन्ग है। बट सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप मर्डर कर लेते हो तो इट मीन्स कि दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, कि आपने कॉन्सिक्वेंस देखा है, तो उसका आउटकम ये था कि आपने अपनी लाइफ को सेव किया है। एज लॉन्ग एज द आउटकम इज राइट देन द एक्शन इटसेल्फ इज रेलिवेंट। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच ये कहती है कि आपका आउटकम राइट है, यानी कि जो उसका रिजल्ट है वो ठीक है, तो एक्शन मैटर नहीं करता। यानी कि जैसे आपने अपने आप को बचाने के लिए कत्ल कर दिया है तो एक्शन कत्ल इज नॉट मैटर, यानी कि वो मैटर नहीं करेगा, इज इरेलीवेंट। मैटर क्या करेगा कि आपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल नीड्स टू फीड देयर फैमिली, स्टीलिंग में बी seen as morally acceptable if there is no other way to obtain no other way of obtaining food। यानी कि अगर चोरी आपने करके किसी अपनी फैमिली को खाना दिया है तो वो तब एक्सेप्टेबल है कि आपके पास, यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच इसको एक्सेप्ट करती है कि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसके अंदर फिर कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आगे फर्दर ब्रेक डाउन होता है टू अप्रोचेस के अंदर। एक है ईगोइज्म, एक है यूटिलिटेरियनिज्म। ईगोइज्म, ईगो वर्ड के अंदर, ईगो वर्ड हम क्या कहते हैं, हम ईगो को कैसे लेते हैं। हम ईगो छोटे लेवल पे भी अगर जाके देखें, एज अ स्टूडेंट भी समझे, तो हम किसी को टोंट भी कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई बंदा हमें ऐसे एटीट्यूड दिखाता है तो हम कहते हैं इसके अंदर बहुत ईगो है। इसी तरह ईगोइज्म, यानी कि जो बंदा सिर्फ अपने एटीट्यूड में होता है, तो ईगोइज्म अप्रोच क्या कहती है कि
इगोइज्म अप्रोच के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आप ये वर्ड याद रखो कि सेल्फ बेनिफिट के लिए वो डिसीजन करते हो, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ ये रहे हैं कि आप एथिक्स, यानी कि कोई एथिक चीज है, राइट और रॉन्ग, कोई चीज आप गलत करते हो तो गलत क्या असर क्या होगा, इफेक्ट क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इगोइज्म अप्रोच ये कहती है कि अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का अपना फायदा हो रहा है ना, तो वो डिसीजन करता है कॉन्सिक्वेंस देख के, तो इसको इगोइज्म अप्रोच कहते हैं, यानी कि जो बंदा सेल्फ बेनिफिट के लिए एक्शन ले रहा है। द एक्शन इज मोरली करेक्ट एज लॉन्ग एज द आउटकम इज फेवरेबल फॉर द इंडिविजुअल मेकिंग द डिसीजन। वो बंदा जो डिसीजन कर रहा है उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कर रहा है, इट मींस कि ये इगोइज्म कि लेट सपोज अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं कोई डिसीजन गलत करती हूँ लेकिन उस डिसीजन का मुझे फायदा है, तो वो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि लेट सपोज चोरी करती हूँ, चोरी करने से मेरा फायदा, मेरा सेल्फ बेनिफिट होगा, तो मेरे लिए वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस में देख रही हूँ कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मैं चोरी कर रही हूँ, तो उसका मेरा फायदा होगा, सिर्फ मैं पर्सनल बेनिफिट देख रही हूँ, तो वो इगोइज्म होगा। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जिसके अंदर यानी कि फेवरेबल या जो बेनिफिट होगा वो मोर नंबर ऑफ पीपल के का बेनिफिट होगा, नंबर ऑफ पीपल का बेनिफिट होगा, ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। लाइक इगोइज्म में आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर कंपनी का मैनेजर है, वो अपने लिए कुछ बेनिफिट देखता है, यानी कि सैलरी इंक्रीज नहीं करता, हाल ही उसका बेनिफिट है। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, ग्रेटर यानी कि नंबर ऑफ पीपल, यूटिलिटेरियनिज्म सबका फायदा हम देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का फायदा हमने देखना है, तो इस अप्रोच को क्या कहेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म। फॉर एग्जांपल इफ एन अकाउंटेंट इज आस्क्ड टू कवर अप अ मेजर फ्रॉड, जैसे आप अगर एसीसीए करने के बाद किसी जगह पे अकाउंटेंट बनते हो तो आपको वहां पे किसी मेजर फ्रॉड को कवर करने के लिए बोला जाता है, मेजर फ्रॉड के लिए कवर करने के लिए बोला जाता है, तो वहां पे आपको बोला जाता है कि इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, बाकी लोगों को, बाकी स्टेक होल्डर को भी फायदा होगा, तो वो शायद आप फ्रॉड इसलिए करते हो। जैसे within a fraud company they work an egoistic approach to ethics may lead to the accountant refusing to do so, मतलब अगर अकाउंटेंट मुकर जाएगा तो वो अपना बेनिफिट दे रहा है, इगोइस्टिक अप्रोच होगी, अगर वो करेगा तो इट मीन्स के जाहिर है अगर अकाउंटेंट कर लेता है तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि शायद जब किसी को पता चलेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी, तो ये इगोइज्म अप्रोच है कि जब आप अपना फायदा देख रहे हो कि मेरी जॉब जा सकती है, मैं नहीं कर सकता ये काम। यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चुप रहना है फ्रॉड से, पूरे के पूरे यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में से, वो क्या कर सकते हैं, अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय सारे रिस्क में चले जाएंगे, यानी कि उनकी जॉब चली जाएंगी सब, तो बहुत ज्यादा लोगों का फायदा देख के आप क्या करते हो, आप उस चीज पे चुप रहते हो, तो ये अप्रोच है ईगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, इसके अंदर आप कॉन्सिक्वेंस यानी कि आउटकम एंड रिजल्ट देखते हो। देन नेक्स्ट है प्लूरलिस्ट अप्रोच। प्लूरलिस्ट अप्रोच, द अप्रोच इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, यहाँ पे था नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे था नंबर ऑफ पीपल यानी कि ज्यादा, ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, जिसके अंदर एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा लोगों का। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप शेयर होल्डर को स्किप कर रहे हो या किसी एक बंदे को स्किप, यानी कि किसी एक पार्टी को स्किप कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, प्लूरलिस्ट अप्रोच वो है जो बेनिफिट फॉर ऑल करती है, बेनिफिट फॉर ऑल, ये एक एक वर्ड आपने नोट्स बनाते हुए एक एक वर्ड याद रखना है, इससे आपको पेपर में है, जो कि सबकी नीड्स के लिए फोकस करते हैं, किसी एक को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते, विदाउट सीरियसली कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन ऑफ ग्रुप, मतलब किसी भी एक बंदे को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल अ माइनिंग कंपनी, माइनिंग कंपनी कौन सी होती है, जो ये मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे या फिर आप कह दो नमक की कान जो होती है, या इस तरह की जो दहाते वगैरह निकालते हैं। ओपन अ न्यू माइन इन ऑर्डर टू एक्सेस मिनरल्स डिपॉजिट एंड on its shareholder a large profit, यानी कि अगर लेट सपोज एक माइनिंग कंपनी है, वो एक न्यू मशीन लेके आती है, उनकी विश है कि वो न्यू मशीन लेके आते हैं ताकि ज्यादा मिनरल्स कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट ज्यादा हो। बट अब शेयर होल्डर का प्रॉफिट सिर्फ आपने नहीं देखना, आपने ये देखना है कि उस जगह पे मशीन लगाने से क्या सोसाइटी में पोल्यूशन तो नहीं होगी, क्या बाकी लोग भी सेफ रहेंगे या नहीं, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, ऑल की बेनिफिट के लिए आप काम करें, सबके लिए देखना है। प्लूरलिस्ट अप्रोच वुड बी ओपन द mind but ensure that enough money is spent
टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ लोकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को अपने डैमेज नहीं करना, गारंटी करनी है कि हर एक चीज जो ऑपरेशन होंगे वो ठीक होंगे, अदरवाइज ऑपरेशन अगर इन्वायरमेंट डैमेज होगा तो ऑपरेशन आप लोग बंद कर दोगे। तो ये क्या है, ये ओवरऑल सबका बेनिफिट है। देन नेक्स्ट अप्रोच आती है रिलेटिविस्ट वर्सेस एब्सोल्यूटिस्ट। रिलेटिविस्ट वर्सेस एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट, रिलेटिविस्ट मतलब रियलिटी, रियलिटी जिसको हम कहेंगे। रिलेटिविज्म ये कहते हैं कि जिसके लिए आपने ये याद रखना है कि नो यूनिवर्सल मॉरल कोड, नो यूनिवर्सल मॉरल कोड कि ये कोई पूरी दुनिया के लिए एक कोड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके, आप इसको बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे अगर देखो आपके लिए कुछ जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अल्कोहल जो है वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, हराम है वो, बट यूके के अंदर या बाकी कंट्रीज के अंदर जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए नहीं है। तो देर इज नो यूनिवर्सल मॉरल कोड विद विच टू जज ऑल एक्शंस, इसके साथ सारे एक्शंस को all actions. So this means that whether something can be classed as ethical or not depend on circumstances। मतलब किसी को आप किसी को एथिकल कहते हो और किसी चीज को नहीं एथिकल कहते, ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या थे, यानी कि क्या हालात थे। व्हाट इफ समवन स्टोल ब्रेड टू फीड देयर स्टार्विंग फैमिली, क्या होगा कि अगर किसी ने चोरी करके अपनी भूखी फैमिली को खाना खिलाया। तो रियलिटी के अंदर बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कुछ लोग चोरी को डिफरेंट तरह से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चोरी करना बिल्कुल गलत है, वो जस्टिफाई ही नहीं हो सकता, बट कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास चॉइस ही नहीं थी, वो उसे रीजनेबल समझते हैं। तो ये क्या है कि रियलिटी, रियलिटी के लिए कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है कि यानी कि एक बात नहीं है, पूरी दुनिया ये नहीं कहेगी कि चोरी करना गलत बात है। कुछ लोग कहेंगे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो क्या करता। रिलेटिविज्म ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, अब ये इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से आपको पेपर के अंदर चीजें आ सकती हैं। Relativism greatest strength is that it is accept that different people culture will have different views on right and wrong। यानी कि मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अल्कोहल आपके लिए अगर मुस्लिम लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है, तो यूके वगैरह जो बाकी साइड के लोग हैं उनके लिए, नॉन मुस्लिम मुस्लिम है उनके लिए ये प्रोहिबिटेड नहीं है। इसी तरह ये रिलेटिविज्म अप्रोच वर्क करती है। अनफॉर्चुनेटली रिलेटिविज्म इज often argued to be an accuse of the organization। अब आपने ये याद रखना है कि रिलेटिविज्म अप्रोच अच्छी तो है, बट रिलेटिविज्म अप्रोच का ड्रॉबैक क्या है, ये क्या चीज लिखी हुई है, इसका ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। यानी कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब फिर होगा क्या, लोग कंपनीज के अंदर अनएथिकल एक्टिविटीज करना शुरू हो जाएंगे और उसको जस्टिफाई करना शुरू हो जाएंगे कि ये चीज उसने की है तो मैंने भी कर दी है तो क्या हो गया, या फिर ये चीज ऐसे हो गई है मेरे से तो क्या हो गया, फर्स्ट टाइम हो गई है। इस तरह से गलत इमेज क्रिएट करती है, गलत साइड पे चली जाती है। उसके बाद है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, जहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म का मैं अगर ये चीज बोलूं कि एब्सोल्यूटिज्म वाली अप्रोच वो है ना, जो लोग होते हैं किसी चीज के ऊपर, यानी कि जैसे हम कह देते हैं कि कुछ लोग जैसे मौलवी होते हैं या कुछ लोग होते हैं जैसे जो किसी चीज पे फतवा लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये चीज ऐसे ही रहेगी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो फॉलो भी फिर उसी को ही करते हैं। This approach to ethics argues that certain actions are inherently right or wrong। कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि गलत हैं चाहे आपकी मौत हो जाए। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड, हराम है, तो इट मीन्स के चाहे आपकी मौत भी हो जाए तो वो आप नहीं ले सकते। कुछ एक्शंस इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस। मैंने आपको पहले बताया एब्सोल्यूट वाले क्या कहते हैं, जैसे मौलवी टाइप लोग या कुछ लोग होते हैं जिनके लिए कुछ एक्टिविटीज उनकी लाइफ में प्रोहिबिटेड होती है। वो कहते हैं कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में या चाहे हम किसी भी हालात में हम इसको फॉलो या इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एन absolutist would regard that taking of a human life as entirely unacceptable regardless of the context, what it was murder or in self defense would be irrelevant। जैसे मैंने कहा कि मर्डर करना ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर अनएक्सेप्टेबल, लेकिन ऊपर हमने पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो तो दैट एक्शन इज इरेलीवेंट, बट इधर आपका एक्शन मैटर करता है। अब वो कहेंगे कि बेशक आपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, बेशक
फर्जी रीजन के लिए किया है, लेकिन ये बात गलत है। रॉन्ग और राइट इनहेरेंटली, तो वो चीज गलत है तो गलत है। However, it is often unclear where an absolutist should find this framework of ethics rule. Should it be religious or in nature, or simply down to what they feel in universally accepted? लेकिन फिर ये देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए हमें ethics के लिए। Absolutism may also lead to problems where absolute rules conflict with another. For example, what if had the steal something to save someone's life? वो यही कहता है कि फिर इसमें प्रॉब्लम्स आती है, रूल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि अगर किसी ने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसके लिए चोरी की है तो फिर क्या होगा। लेकिन एब्सोल्यूटिज्म वाले तो कहेंगे कि ये गलत है, ये तो गलत है। नोट दैट एब्सोल्यूटिज्म इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के साथ ये लिंक करता है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जर्मन फिलोसोफर कैंट ने दिया था, जिसने ये बताया था कि बेसिकली डियोंटोलॉजिकल एथिक्स यानी कि एक डायलेमा आ जाएगा कि आपको मुश्किल होगी कि आप क्या करो, चोरी करो या नहीं। इनहेरेंटली कोई चीज अगर रॉन्ग और राइट होती है तो फिर आप मुश्किल में फंसोगे कि यानी कि मोरली ये चीज गलत है, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट इग्नोर्स द consequences of decision being made and instead focus on individual meeting their moral duties। तो ये एक्शन को नहीं देखते, ये देखते हैं कि आपने वो काम क्यों किया। सो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर अप्रोचेस टू एथिक्स इन बिजनेस। अब वो कह रहा है कि आप इमेजिन करें कि आप एक बड़ी कंपनी सुपरमार्केट यानी कि एक बड़ी कंपनी की लार्ज चेन सुपरमार्केट के अंदर आप रन कर रहे हैं। आप you have identified an opportunity to expand into country G। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कंट्री जी के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उससे आपके पास बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगी, प्रॉफिट होगा, मतलब आप जॉब्स ऑफर कर सकते हैं लोकली। Local officials in country G have made it clear that in order to gain the appropriate planning from permissions, you will need to pay them money mm, as inducement bribe। मतलब वो कह रहा है कि कंट्री जी के अंदर ये चीज है, आपको बहुत सारी चीजों के लिए परमिशन लेने के लिए ब्राइब देनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग देखें आप, तो कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिश्वत के बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। मतलब आपका वो काम जो 10 दिनों में होना होता है तो गवर्नमेंट के इदारों में आपको रिश्वत दिए बगैर नहीं आप कर सकते। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे? आप अगर कॉन्सिक्वेंसलिस्ट अप्रोच पे जाओगे तो शायद आप कहो कि ब्राइब दे देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको जल्दी वो काम करना है। फिर आप देखोगे कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट के अंदर में ईगोइज्म देखूं या यूटिलिटेरियनिज्म देखूं। अगर आप सेल्फ बेनिफिट के आपका अपना प्रॉफिट है तो तब भी आप हो सकता है कर लो, या फिर लोगों का प्रॉफिट है तब भी आप देखोगे कि क्या करना चाहिए। प्लूरलिस्ट अप्रोच है तो हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे कोई भी बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा किसी भी उससे पार्टी की इससे वो नहीं हो रही, लाइक उनकी नीड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मे बी आप एक्सेप्ट कर लो सबके बेनिफिट के लिए। रियलिटिविस्ट अप्रोच होगी तो आप देखोगे ओवरऑल रियलिटी में क्या चांसेस है, यानी कि ब्राइब एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। अगर रियलिटी में ब्राइब एक्सेप्ट होती है तो मे बी आप भी वो काम कर लो। एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूटिज्म के लिए आपके लिए ये चीज है ही गलत, क्योंकि ब्राइब इलीगल है, रिश्वत देना गलत बात है। तो एब्सोल्यूट वाले तो कहेंगे कि हमेशा ये डिसीजन गलत है तो हम भी ये नहीं कर सकते। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 के अंदर कहा जा रहा है कि मिया इज अ मैनेजर ऑफ कंपनी ए। मिया एक लड़की जो कि कंपनी ए की मैनेजर है। शी हैज 20 एम्प्लॉयज who report to her, and she has been told that she needs to reduce this number by 1। वो क्या कर उसको बोला गया है कि उसको रिपोर्ट सब एम्प्लॉयज की देनी है और वो नंबर उनके सबके 1 by 1 रिड्यूस करें। मिया डिसाइड दैट रेदर देन मेकिंग अ नंबर ऑफ स्टाफ रिडंडेंट, किसी एक को उससे निकालना है, ठीक है, यानी कि उन एम्प्लॉयज को निगम में से किसी एक को निकालना है। लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि क्या रादर देन मतलब बजाय इसके कि वो किसी स्टाफ को रिडंडेंट करे, शी विल इंस्टेड रिड्यूस ईच एम्प्लॉयज आवर्स बाय 1। मतलब वो कि हर एम्प्लॉय का एक एक घंटा कम कर देगी ताकि जिससे जो उस एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के घंटे बनते थे वो वाले सब में रिड्यूस हो जाए, तो कोई भी एम्प्लॉय रिडंडेंट ना हो, यानी कि किसी की भी जॉब ना जाए। 1/20 देयर बाय कीपिंग एवरीवन इन जॉब, मतलब उसने सबका बेनिफिट सोचा है। तो मियाँ किस डिसीजन पे है, तो अगर आप देखो तो किसका बेनिफिट उसने देखा है, उसने मैनेजर ने बोला है तो उसने मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट देखा है। तो मैक्सिमम बेनिफिट किसका होता है? यूटिलिटेरियन अप्रोच के अंदर। यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी कि उसने ज्यादा लोगों का बेनिफिट देखा है।
वाई बिजनेस एथिक्स आर इम्पोर्टेंट, बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ पर्सन या एज अ कस्टमर। बिजनेस एथिक्स या एथिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेट से आपको कोई ऑर्डर करता है एक चीज और वो आप डिफरेंट चीज भेज देते हो, तो ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आपकी बिजनेस इमेज भी डाउन होगी। तो एथिक्स अच्छी बात है कि अगर आप एथिकल हो, आपकी आप एथिक्स को फॉलो करते हो, तो आपकी कंपनी अच्छी ग्रो होगी, आपके साथ कस्टमर ज्यादा जुड़ेंगे, शेयर होल्डर को आप टाइम पे पेमेंट कर देते हो, उनका प्रॉफिट नहीं रखते, तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो वो ये चीज कह रहे हैं कि क्यों सोसाइटी के अंदर एथिक्स जरूरी है, प्रॉपरली अगर बिजनेस बिहेव करता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। आप देखो दोनों के लिए बेनिफिट है, जो बिजनेस है उसके लिए क्या बेनिफिट होगा इटसेल्फ, और इंडिविजुअल लोगों के लिए क्या बेनिफिट है। गुड एथिक्स होंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, बर्डन नहीं आएगा बिजनेस के ऊपर, यानी कि लोग ज्यादा अटैच होंगे। एथिकल फ्रेम होगा तो कंपनी की इमेज अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि किसी भी कंपनी को चलाने के रूल्स रेगुलेशन, डायरेक्ट करने के जो रूल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे, इन्वेस्टर ज्यादा आएंगे आपकी कंपनी के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही होगी, एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेट होंगे, आपकी कंपनी के अंदर लोग ज्यादा ज्यादा अरसा काम करेंगे, लंबे अरसे के लिए काम करेंगे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयज, लोगों कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि वो ज्यादा ईयर्स के लिए आपके कंपनी के साथ जुड़ेंगे, यानी कि आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म, जैसे वो कहते हैं ना लेबर टर्नओवर रेशो आपकी कम होगी, कंज्यूमर आपकी कंपनी को चूज करेंगे क्योंकि आप उनको फेयर ट्रेड देते हो, प्राइस अच्छी देते हो, क्वालिटी अच्छी होती है, सब वो आपको चीपेस्ट, आप मतलब उनको प्राइस चीपेस्ट देते हो लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओवरऑल सबके लिए बेनिफिट है। एम्प्लॉय विल नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट ऑर्डर्स टू एक्ट इन अ मैनर दैट दे पर्सनली बिलीव टू बी अनएथिकल, यानी कि अगर मैं भी कहीं पे एम्प्लॉय हूँ ना, तो वो कंपनी अनएथिकल है तो मैं उस जगह पे बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करूंगी। तो दोनों के लिए फायदा है, किसी एक के लिए बेनिफिट नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर बोला जा रहा है व्हाई बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये आपने इलस्ट्रेशन अब खुद करनी है। एडहेरिंग टू एथिकल प्रैक्टिस इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू द बिजनेस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। मैंने आपको बताया था कि F1 का पेपर करने के लिए आपको ये चीज अच्छे से देखनी है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ऑलवेज का वर्ड आ गया। वो कह रहा है एडहेरिंग टू एथिकल प्रैक्टिस, क्या आपको एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए या आप एथिक्स को अपने आपके बिजनेस में शामिल करने के लिए हमेशा कॉस्ट लगती है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कॉस्ट नहीं उससे बेनिफिट भी होता, तो ये फॉल्स होता। ओके, फिर आगे प्रोफेशनल एथिक्स आ जाते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स हम देखेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर पहले हमें ये पता होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनली जो भी आप काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन किसको कहते हैं, प्रोफेशन आपके वर्क को कहते हैं, आपका पेशा, आपका काम, उसमें आपको क्या, हर प्रोफेशन के डिफरेंट एथिक्स होते हैं, यानी कि आप टीचर हो आपके डिफरेंट एथिक्स हैं, आप अकाउंटेंट हो आपके डिफरेंट एथिक्स हैं, हर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रोफेशन क्या है, फिर देखेंगे एथिक्स क्या है। अ प्रोफेशन एज अपोज टू अदर टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि डिफरेंट तरह के जो पेशे होते हैं, इज कैरेक्टराइज दैट फॉलोइंग, जैसे मास्टरिंग ऑफ स्किल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आपका प्रोफेशन बनता कैसे है, जो जब आप किसी जगह पे ट्रेनिंग यानी कि कोई स्टडी करते हो, उसकी ट्रेनिंग लेते हो, गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, प्रॉपर एथिकल कोड, यानी कि आप वहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, प्रॉपर नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट वाइज ले रहे होते हो। एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, जिससे आपको पता होता है कि अगर आप कुछ बनोगे यानी कि प्रोफेशन आपका स्टार्ट होगा तो पब्लिक का फायदा होगा, जैसे टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन या गवर्नमेंट की एजुकेशन, गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन होगी प्रॉपर, जैसे ACCA की आपकी एक सर्टिफिकेशन है प्रॉपर 17 पेपर्स की, तो दैट इज नाउन एज प्रोफेशन। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन सच एज टीचर है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, तो मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट तरह के professions हैं। In many countries, including the UK, it is also possible for unqualified people to call themselves accountant and set themselves up in business. However, professional, अच्छा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट और सिंपल अकाउंटेंट में फर्क होता है। सिंपल अकाउंटेंट वो होता है जो अनक्वालिफाइड होता है, यानी कि जैसे कोई MBA करके अकाउंटेंट आ जाता है, M.Com करके अकाउंटेंट आ जाता है, यानी कि बिजनेस की कोई और डिग्री करके, दैट इज नाउन एज अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की एजुकेशन लेगा, जैसे CA ACCA हो गया,
तो ये यूके के अंदर इस तरह से रूल्स होते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री करने के बाद आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनोगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट और अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस होता है? अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी सब्जेक्ट पढ़ता है, यानी कि दोनों में यही फर्क होता है कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। A professional accountant has passed exam which prove their level of knowledge। दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज ड्यूटी टू स्टे अप टू डेट विद देयर नॉलेज। जो सिर्फ अकाउंटेंट होता है उसके लिए नहीं होता, प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए होता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद रेलिवेंट लेजिस्लेशन। दोनों अकाउंटेंट को रेलिवेंट लेजिस्लेशन के साथ रहना पड़ता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विद एन एथिकल कोड। तो एथिकल कोड के लिए दोनों को होता है। सिर्फ ये जो ये है प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज पास एग्जाम विद प्रूव देयर लेवल ऑफ नॉलेज। पास एग्जाम पास करने पड़ते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, जैसे एसीसी है या सीए है। नेक्स्ट प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियोस थोड़ी बहुत छोटी आ रही है क्योंकि मुझे जॉब से जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना के अपलोड कर लिया करूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालती हूँ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम निकाल के डेली वीडियो अपलोड किया करूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।